अश्वत्थामा। उस नाम के सुनते ही उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। वह नाम एक अभिशाप था। ऐसा अभिशाप जिससे वह बरसों से भागने की कोशिश करता आया था। उसकी सांस अटक गई और बिना सोचे समझे उसने फिर से जेब से कैप्सूल की बोतल निकाली, कुछ गोलियां मुंह में डालकर निगल ली। फिर धीरे धीरे वह मुड़ा। कुछ ही कदम की दूरी पर एक किशोर खड़ा था, उम्र मुश्किल से 15 साल। आधी खुली हुई शर्ट, नीली जीन्स और आंखों में चमक, गहरी भूरी आंखें जिनमें पहचान और उत्साह दोनों झलक रहे थे। उसके बगल में एक युवती खड़ी थी, उम्र 25 के आसपास। हरी चमकीली आंखें, काले बाल जो चेहरे को खूबसूरती से घेरे हुए थे, और चेहरे पर एक अजीब सी झिझक, जैसे वह सोच रही हो कि उसे यहाँ होना भी चाहिए या नहीं। गुलाबी फुल स्लीव शर्ट और भूरे रंग की जीन्स में वह इस उदास सी जगह में अलग ही नजर आ रही थी। रॉकी या कहें अश्वत्थामा ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, मार्कंडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्कंडे मुस्कुराया, ये हैं ग्रेस मार्टिन। हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। अश्वत्थामा की निगाहें उनके बीच घूमती रहीं, उसकी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। हम अंदर बात कर सकते हैं, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। फिर वह उन्हें एक जर्जर इमारत के भीतर ले गया, जिसकी दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं, मानो समय ने उन्हें चुपचाप उतर दिया हो। लंबे अंधेरे गलियारों में कदमों की आहट गूंज रही थी और हवा में एक अनकही कहानी तैर रही थी, जैसे हर दरार में बीते सालों की परछाइयां कैद हों। पहली मंजिल पर जितेंद्र, मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाए एक बूढ़ा आदमी, एक पुराने घिसे हुए शतरंज के बोर्ड पर झुके बैठे थे। उनके सामने कोई नहीं था, फिर भी वे बुदबुदाते हुए चालें चल रहे थे, मानो किसी अदृश्य प्रतिद्वंद्वी से जंग लड़ रहे हों। ऊपर जल रहा पीला सा धुंधला बल्ब उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रहा था, जिससे उम्र और अनुभव की गहराई और उभर आई थी। हवा में पुराने कागजों और धूप की मिलीजुली खुशबू थी, जो किसी भूली बिसरी किताब के पन्ने पलटने जैसी यादें जगा रही थी। अश्वत्थामा के कदमों की आहट सुनते ही जितेंद्र ने धीरे से सिर उठाया, चश्मा सीधा किया और उसे गौर से देखा। रॉकी, जितेंद्र ने कहा, उनकी आवाज भावनाओं से भारी थी। धन्यवाद। तुम्हारी मदद मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारे बिना मैं अपनी पत्नी की दवा नहीं ला पाता। अश्वत्थामा ने जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़े तुड़े नोट जितेंद्र के कांपते हाथों में थमा दिए। नहीं, मैं और नहीं ले सकता, जितेंद्र ने आपत्ति जताई, उनकी आंखों में संकोच और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। जितेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। ये कुछ नहीं है, अश्वत्थामा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, ले लो। जितेंद्र की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने धीमे से कहा, तुम सच में अच्छे इंसान हो। अश्वत्थामा ने बस हल्के से सिर हिलाया और मुड़कर जर्जर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पीछे मार्कंडेय हल्की मगर उदास मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, जबकि ग्रेस के चेहरे पर भी वही मौन सहानुभूति झलक रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही इमारत बच्चों की हंसी से गूंज उठी। वे संकरे गलियारों में दौड़ रहे थे, नंगे पांव टूटे फूटे टाइलों पर थप थप की आवाज करते हुए। उनकी खुशियों से भरी चीख पुकार ने उस उदास माहौल में जान डाल दी थी। एक खुले दरवाजे से प्याज और मसाले के तड़के की हल्की सी खुशबू तैरती हुई बाहर आ रही थी, जो दूर कहीं बज रहे पुराने बॉलीवुड गीत की धीमी धुन में घुलमिल रही थी। तीसरी मंजिल पर दिया, एक युवा गर्भवती महिला, अपने दरवाजे के पास खड़ी थी, अनजाने में अपना पेट सहला रही थी। उसने अश्वत्थामा को देखा और पुकारा, रॉकी। अश्वत्थामा के कदम बीच में रुक गए। क्या हुआ? दिया थोड़ा पास आई। मैं पहले तुम्हारे कमरे में गई थी, लेकिन तुम वहां नहीं थे। दिया ने रुककर मार्कंडेय और ग्रेस की ओर झिझकते हुए देखा। तुम मुझसे बात कर रही हो, दिया? जो कहना है कहो, अश्वत्थामा ने तसल्ली देते हुए कहा। दिया ने लंबी सांस छोड़ी। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अश्वत्थामा ने जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए। दिया की आंखें फैल गईं। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा, मैं जैसे ही संभल जाऊंगी तुम्हें लौटा दूंगी। अश्वत्थामा ने बस एक बार सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ना जारी रखा। ऊपरी मंजिल के पास पहुंचते ही एक दरवाजा चरमराया और सुनहरी रोशनी धुंधले गलियारे में फैल गई। अंदर कुछ युवा लड़के तेज धड़कती धुन पर झूम रहे थे, हंसते गाते और बोतलें टकरा रहे थे। हवा पसीने और सस्ती शराब की गंध से भारी थी।
उनमें से एक ने अश्वत्थामा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रॉकी। वो अपने दोस्तों की देखा, दोस्तों ये है रॉकी, हमारा अपना लेजेंड। चलो आओ यार, हमारे साथ पियो। अश्वत्थामा ने उनकी ओर एक नजर तक नहीं डाली और अपने कमरे की ओर बढ़ता रहा। उसका कमरा बाहर की चहल पहल से बिल्कुल उलट था, एक अंधेरा, बिखरा हुआ और ठंडा सा अकेला कमरा। एक कमजोर सी लैंप की टिमटिमाती रोशनी, जो एक छोटे जंग लगे मेज पर रखी थी, जहां पुराने तार और औजार बेतरतीब बिखरे पड़े थे। बिस्तर, जो बस एक पतले गद्दे से ज्यादा नहीं था, छिली हुई दीवार के साथ धकेला हुआ था। फर्श पर धूल की परत जमी थी और ठहरी हुई हवा में हल्की सी धातु की गंध घुली हुई थी। बिना कुछ कहे अश्वत्थामा ने जेब से कैप्सूल की बोतल निकाली, एक गोली निकाली और बिना पानी के निगल ली। फिर एक छोटे से इशारे में उसने कुर्सियों की ओर संकेत किया। बैठो। मार्कंडे और ग्रेस सतर्कता से बैठ गए। अश्वत्थामा दीवार से टिक गया, हाथ बांध लिए। उसकी परछाई उस धुंधली रोशनी वाले कमरे में लंबी होकर फैल गई। क्या चाहते हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मार्कंडे की नजरें गहरे ध्यान से ग्रेस पर टिकी थीं, उसकी भूरी आंखें उसके हर हाव भाव को पढ़ रही थीं। ग्रेस आगे झुकी, उसकी हरी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी, जैसे अंगीठी की लपटों में जलती हुई लौ। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बोलने के लिए तैयार हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें संकल्प की धार साफ महसूस हो रही थी। मैं अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी में फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी माँ के लिए आई हूँ। वह मर रही हैं। अश्वत्थामा चुपचाप सुनता रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलका। मार्कंडेय का चेहरा धीमे धीमे गहरी उदासी में ढल गया। ग्रेस ने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। उन्हें एक ऑटोइम्यून बीमारी है। उनका अपना शरीर अंदर से उन्हें खत्म कर रहा है। अब वह लाइफ सपोर्ट पर हैं। भूतकाल, न्यूयॉर्क में एक अस्पताल। हवा में कीटाणुनाशक की नसों तक चुभ जाने वाली गंध तैर रही थी, जैसे वह दर्द को रगड़-रगड़ कर मिटाने की कोशिश कर रही हो। ग्रेस एक सख्त प्लास्टिक की कुर्सी पर जकड़ी सी बैठी थी, जो हर हलचल पर चरमराती थी, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं था। उसकी निगाहें उस नाजुक सी काया पर जमी थीं, जो पतली सी अस्पताल की चादर के नीचे पड़ी थी। उसकी माँ अब बस एक सांस और एक धड़कन तक सिमट चुकी थी। हार्ट मॉनिटर की लयबद्ध बीप कमरे में ऐसे गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य घड़ी किसी अनकहे अंत की गिनती कर रही हो। पतली सी ट्यूबें उसकी माँ के हाथों और चेहरे पर फैली हुई थीं। ऑक्सीजन की धीमी हिस आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भूत इस सन्नाटे में फुसफुसा रहा हो। उसकी माँ का सीना हल्के से उठता, फिर गिरता, फिर उठता, नाजुक, धीमा, मानो जीने का यह छोटा सा काम भी अब बहुत भारी हो गया हो। ग्रेस की आंखें अब सूखी थीं। आंसू तो कब के उसका साथ छोड़ चुके थे, पीछे बस गले में अटकी हुई एक कच्ची, खाली पीड़ा छोड़ गए थे। उसकी गोद में रखे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, वही हाथ जो कभी अपनी माँ को हंसी और गर्मजोशी से थामते थे, अब चुपचाप, बेकार पड़े थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन अब उसका दुख भी चुप हो चुका था। पसलियों के पिंजरे में कैद एक खामोश तूफान, जो सिर्फ उसी की आत्मा सुन पा रही थी। तभी दरवाजा चरमराया और एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। मिस मार्टिन, उसने कहा, उसकी आवाज नरम लेकिन पेशेवर थी। ग्रेस ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी थकी हुई आंखें नर्स की आंखों से मिली। यह हरकत भारी भरकम लग रही थी, मानो उसका शरीर जवाब देने से हिचक रहा हो। डॉक्टर रेनॉल्ड्स आपसे मिलना चाहते हैं, नर्स ने आगे कहा, एक छोटी, तसल्ली भरी मुस्कान के साथ। ग्रेस ने हल्के से सिर हिलाया। वह अपनी कुर्सी से सावधानी पूर्वक उठी, उसके अंग घंटों की स्थिरता से अकड़ गए थे। दरवाजे की ओर हर कदम साहस का एक छोटा सा कार्य लग रहा था। जैसे ही वह बाँझ गलियारे में चली, ऊपर की फ्लोरोसेंट लाइटें हल्के से भनभनाई, जो चमकदार फर्श पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। ग्रेस ने अपनी सांस को स्थिर किया, उसका दिल आशा और भय के मिश्रण से धड़क रहा था, और वह आगे बढ़ी। डॉक्टर रेनॉल्ड्स का दफ्तर बहुत ठंडा था, न सिर्फ मौसम में बल्कि माहौल में भी। हवा के झरोखों से ठंडी हवा आ रही थी, जो ग्रेस की त्वचा को छूकर उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े कर रही थी। वहाँ एंटीसेप्टिक, प्रिंटर की स्याही और बासी कॉफी की गंध थी। हर सांस उसे याद दिला रही थी कि जब बात किसी अपने की हो तो दवा कितनी बेरहम लग सकती है। डॉक्टर रेनॉल्ड्स उसके सामने बैठे थे, उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन आंखें नरम और थकी हुई थीं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े,
जैसे कि जो भारी बात कहनी थी उससे खुद को बचाना चाहते हो। मुझे माफ करें ग्रेस, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज शांत थी, जैसे सन्नाटा तोड़ना न चाहते हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके शब्द ग्रेस की पीठ पर ठंडे पानी की तरह लगे। अब सबसे अच्छा यही है कि उसे आराम मिले, उन्होंने कहा। वे रुके, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि ग्रेस उनके शब्दों में ताकत ढूंढ ले। फिर और धीरे से, अब बात जीवन की गुणवत्ता की है। ग्रेस का जबड़ा सख्त हो गया, उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखें भारी हो गईं, लेकिन आंसू नहीं आए। नहीं, उसने तेजी से कहा, उसकी आवाज सन्नाटे को तोड़ती हुई। कुछ तो होगा। कोई परीक्षण, कोई नई दवा, कुछ नया। वह बस, उसकी आवाज टूट गई और उसने बाकी शब्द निगल लिए जैसे वे जहर हों। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने आह भरी। कई सालों के मुश्किल फैसलों का बोझ उनकी सांस में था। काश मैं कोई चमत्कार दे पाता, उन्होंने नरमी से कहा। लेकिन विज्ञान की भी सीमाएं हैं। ग्रेस ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। वह सिर्फ शांति की नहीं, बल्कि जिंदगी की हकदार है, उसने कहा। उसकी आवाज गुस्से और प्यार से कांप रही थी। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस उसकी आंखों में देखा, समझदारी के साथ, और उसे जो बचा था वही दिया, सन्नाटा। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी और ग्रेस थकान और निराशा से भारी अपने अपार्टमेंट में लड़खड़ाते हुए आई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसका शरीर थकावट से चूर था। भारी लकड़ी का दरवाजा उसने धक्का देकर खोला, जो चरमराहट के साथ खुला, जैसे सन्नाटे में एक आह भरी हो। कमरे की हवा में पिघले मोम और पुराने पत्थर की गंध थी, जो यादों से भारी थी। कोने में रखे छोटे से पूजा स्थल पर मोमबत्तियां जल रही थीं, उनकी लपटें कमजोर उम्मीदों की तरह हिल रही थीं, जैसे बिना सांस की प्रार्थना में फंसी हों। ग्रेस अपने घुटनों पर गिर पड़ी, ठंडा फर्श उसकी हड्डियों में समा रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं, कुछ पाने की कोशिश में। लेकिन कुछ नहीं मिला। बस एक दर्द, एक बेबस बोझ जो उसकी छाती पर दब रहा था, उसे दबोच रहा था। भगवान, उसकी आवाज टूट गई, कच्ची और बेताब। मैंने हमेशा सब कुछ ठीक किया। मैंने हमेशा रास्ता ढूंढा। लेकिन ये मैं ठीक नहीं कर सकती। मैं उन्हें बचा नहीं सकती। आंसू चुपके से उसकी गालों पर बहने लगे। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, ताकत, प्यार, एक जिंदगी। अगर मैं उन्हें जिंदा नहीं रख सकती, तो इसका क्या मतलब? मोमबत्तियों की लपटें कांप रही थीं, जैसे उसकी कमजोरी को दिखा रही हों। उसकी फुसफुसाहट हवा में लटक गई, बिना जवाब के। अपार्टमेंट में हवा और ठंडी, बेजान लग रही थी। उसने लाइट जलाई, उनकी सफेद, ठंडी चमक उसके दर्द को अनदेखा कर रही थी। सोफा वैसे ही पड़ा था, कोई छुआ नहीं। रसोई चमक रही थी, इस्तेमाल न होने की वजह से। अलमारियों में किताबें थीं, दिमाग से भरी, लेकिन आत्मा से खाली, कोई राहत नहीं दे रही थीं। ग्रेस सोफे पर धंस गई, उसकी छाती खाली थी, उसका शरीर थकान से भारी था। मैंने जो कुछ किया, सब उनके लिए था, उसने सोचा, उसका दिमाग भटक रहा था। लेकिन मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है। उनके बिना मैं कौन हूँ? आंसू फिर आए, बिन बुलाए, रुकने न पाए, उसके चेहरे पर रास्ते बना रहे थे। थकान ने उसे बाथरूम तक खींच लिया। उसने अपने कपड़े उतारे, हर टुकड़ा जैसे एक बोझ था जिसे वह और नहीं उठा सकती थी, और टब में कदम रखा। गर्म पानी ने उसकी त्वचा को गले लगाया, लेकिन उसकी छाती के बोझ को नहीं धो सका। उसने अपना सिर पीछे टिका दिया, खाली नजरों से छत को देखते हुए। उसका सारा ज्ञान, सालों की मेहनत, उसकी सारी कोशिशें बेकार। कड़वाहट उसके अंदर पंजे मार रही थी, एक जानवर जो शांत नहीं हो रहा था। उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। वह सिर्फ 42 की हैं। उन्होंने मुझे 17 में जन्म दिया। मैंने कभी अपने पिता को नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जब उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया, तब उन्होंने दो दो नौकरियां की। उन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी किसी को नहीं चाहा। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ग्रेस का जबड़ा सख्त हो गया, उसकी आंखों में चुभन फिर से उभर आई। और अब जब मैं उन्हें वह जिंदगी दे सकती हूँ जिसकी वे हकदार हैं, वे बीमार पड़ गईं। ये बहुत क्रूर है। भगवान उन लोगों को क्यों आजमाते हैं जो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? अच्छे लोग क्यों दुख झेलते हैं? उसने फुसफुसाया। इसमें भगवान कहाँ है? उसने अपनी आंखें बंद की, अंधेरे में जवाब ढूंढने की कोशिश की। सन्नाटा जवाब दे रहा था, भारी और अटल। बाथरूम की लाइट टिमटिमाई।
एक हल्की सी गूंज कमरे में भरी, जैसे खालीपन की फुसफुसाहट। फिर कुछ हुआ। ग्रेस की सांस रुक गई, उसकी नजर धुंधली हो गई और उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे कोई उस पर हावी हो गया हो। उसकी पलकों के पीछे एक दृश्य उभरा, एक छोटा सा फूल बैंगनी और पीला नरम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। उसकी पत्तियां हिल रही थीं, जैसे जीवित हों, एक अनदेखी हवा से छुई गई हों। बूढ़े स्थिर हाथों ने उसे नरमी से तोड़ा, एक ऐसी भाषा में बुदबुदाते हुए जो प्राचीन और पवित्र लग रही थी। बुजुर्गों ने उसकी पत्तियों को कुचला, बीमारों को ठीक किया, उनकी आंखें शांत और जानकार थीं। और एक शब्द उसकी आत्मा में उभरा, जैसे भूली हुई उम्मीद की सांस, संजीवनी। वर्तमान में अश्वत्थामा का अपार्टमेंट में सभी ग्रेस की जीवनी सुन रहे थे। अपार्टमेंट में हवा भारी थी, ग्रेस के शब्दों का बोझ अभी भी हावी था। संजीवनी फूल का दृश्य उसके दिमाग में एक नाजुक उम्मीद की तरह टिका हुआ था। सन्नाटा गहरा था, केवल पूजा स्थल पर जल रही मोमबत्तियों की हल्की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। ग्रेस बीच वाक्य में रुक गई, उसका शरीर हल्का सा सिकुड़ गया और वह दरवाजे की ओर मुड़ी। मार्कंडेय जो उसके सामने बैठा था, धीरे से बुदबुदाया, ये कौन है? उसकी आवाज धीमी थी, जिज्ञासु लेकिन सतर्क। अश्वत्थामा ने एक सांस छोड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक ऐसी सहजता थी जो उसके थके हुए चेहरे से मेल नहीं खाती थी। लगता है मेरा कोई पड़ोसी है, उसने कहा, उसकी आवाज सपाट लेकिन निश्चित थी। उसने ताला खोला और दरवाजा हल्के से चरमराते हुए खींचा। दरवाजे पर दिया खड़ी थी, उसका गर्भवती शरीर गलियारे की मध्यम रोशनी में नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक प्लेट थी, जिसमें गर्मागर्म पास्ता भरा हुआ था। लहसुन और जड़ी बूटियों की समृद्ध खुशबू कमरे में तुरंत फैल गई, बासी हवा को काटते हुए। उसकी आंखें, गर्म लेकिन तलाशती हुई, अश्वत्थामा से मिलीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम थी लेकिन उसमें एक हल्की उम्मीद थी। अश्वत्थामा बिना कुछ बोले एक तरफ हट गया, उसे अंदर आने की इजाजत देते हुए। दिया अंदर आई, उसकी चाल सधे हुए थी, उसकी नजर एक पल के लिए ग्रेस पर टिकी, फिर कमरे के बीच में रखी छोटी, अव्यवस्थित मेज पर जाकर रुकी। मैंने पास्ता बनाया, उसने कहा, उसका लहजा सामान्य लेकिन दयालु था। सोचा तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊं। उसकी आंखें एक पल के लिए फिर से ग्रेस पर टिकीं, उनमें जिज्ञासा थी, अनकहे सवाल हवा में लटक रहे थे। अश्वत्थामा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। शुक्रिया, उसने कहा, उसकी आवाज विनम्र लेकिन दूर की थी। दिया ने प्लेट को मेज पर रखी, उसकी उंगलियां घिसी हुई सतह को छू रही थीं। मैं बाद में प्लेट लेने आऊंगी। अच्छे से खाना, उसने कहा। उसकी नजर फिर से ग्रेस की ओर गई, उसका चेहरा कुछ ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था। अश्वत्थामा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, और इसके साथ ही दिया मुड़ी और गलियारे की मध्यम रोशनी में गायब हो गई। उसने दरवाजा बंद किया, ताले की हल्की सी खटक कमरे में अंतिम ध्वनि की तरह गूंजी। मार्कंडे ने गहरी सांस ली, पास्ता की समृद्ध खुशबू उसके होश में समा रही थी। अच्छी खुशबू है, उसने कहा, उसकी आवाज में थोड़ी तारीफ थी। अश्वत्थामा ने प्लेट की ओर देखा, लेकिन उसकी ओर बढ़ा नहीं, उसका चेहरा भावशून्य था। तुम खा सकते हो, उसने साधारण सा कहा। मार्कंडे ने भौहें चढ़ाईं, हैरान। तुम नहीं खाओगे? अश्वत्थामा का चेहरा हल्का सा स्याह हो गया, एक छाया उसके चेहरे पर से गुजरी। इससे क्या फर्क पड़ता है? हर खाना लकड़ी जैसी गंध और मिट्टी जैसा स्वाद देता है। उसकी आवाज धीमी थी, कड़वी, जैसे एक प्राचीन बोझ लिए हुए। ग्रेस ने चौंककर उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास चमका। मार्कंडे ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारा श्राप हट गया है। अश्वत्थामा ने एक ठंडा हंस दिया, जिसमें हास्य का नामोनिशान नहीं था। तुम्हें गलत लगा, इतना कहकर वह दीवार के सहारे टिक गया, बाहें क्रॉस की, अपनी पहले वाली मुद्रा में लौट आया। लेकिन उसकी आंखें ग्रेस पर टिकी रहीं, अटल और अपेक्षापूर्ण। ग्रेस, आगे बढ़ो, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन आज्ञाकारी थी। ग्रेस की सांस रुक गई, उस पल का बोझ उसकी छाती पर दब रहा था। मुझे अपने दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट सुनाई दी, उसने कहा, उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी, जैसे वह अपनी कहानी पर लौट रही हो। संजीवनी का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में जल रहा था, अंधेरे में एक नाजुक चिंगारी की तरह। भूतकाल। ग्रेस का अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में नाजुक सन्नाटा एक तेज खटखटाहट से टूट गया, जैसे कांच पर पत्थर गिरा हो। ग्रेस चौंक गई, उसका सिर एक तरफ झटका, जैसे वह किसी सपने से जागी हो। फिर से वही आवाज आई, इस बार और जोरदार। वह पलक झपकाई, उसका दिमाग धुंधला था।
बस कुछ सेकंड हुए होंगे, उसने सोचा, लेकिन यह विचार दूर का लग रहा था, जैसे समय उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गया हो। कौन कौन है वहां? उसने कहा। उसकी आवाज थकान से कच्ची थी, जो कमरे में मुश्किल से गूंजी। खटखटाहट और तेज हो गई, बिना रुके, हर धमक उसकी छाती में गूंज रही थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर शीशे जैसे भारी थे, बिल्कुल बेकार, सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। उसकी छाती में गुस्सा भड़का, अपने शरीर के धोखे के खिलाफ। दांत पीसते हुए उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठी की और खुद को खींचकर खड़ा किया। उसने पास पड़ा पाजामा उठाया, नरम सूती कपड़ा उसकी गीली त्वचा से चिपक गया, और वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, लंबा, तेज नजरों वाला और चिंता से भरा हुआ। डॉक्टर राकेश नारायण, उसका मेंटर, उसका बॉस। वह अपने पैरों का वजन इधर उधर करता रहा, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी थीं। ग्रेस, उसने कहा, उसकी आवाज में राहत और हल्की डांट थी। तुम आज काम पर नहीं आई। मैंने तुम्हें कई बार फोन किया। ग्रेस ने फिर पलक झपकाई, उसका दिमाग अभी भी धुंध में डूबा था। मैं मुझे लगा मैं अभी अभी घर आई हूँ, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वह पानी के नीचे बोल रही हो। राकेश की आंखें नरम पड़ी, लेकिन चिंता नहीं गई। पूरा दिन बीत चुका है, उसने धीरे से कहा। उसने एक आह भरी, अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए। मुझे लगा तुम अपनी माँ के साथ अस्पताल में हो, लेकिन जब मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि तुम वहां गई ही नहीं। उसने अपनी जेब में रखे फोन की ओर इशारा किया। मैं चिंतित हो गया, उसके शब्दों का बोझ उसकी छाती पर दब गया, भारी और दमघोंटू। शायद मैं बाथटब में सो गई, उसने खुद से ज्यादा अपने लिए बुदबुदाया। लेकिन उसका शरीर गलत लग रहा था, दर्द भरा, थका हुआ, जैसे वह बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा बोझ ढोती रही हो। राकेश अंदर आया, उसकी नजरें सादे अपार्टमेंट पर घूमी, बिना छुए सोफे, चमचमाती रसोई और पूजा स्थल की मोमबत्तियों की हल्की चमक पर रुकी। उसकी नजर ग्रेस पर टिकी, उसने उसकी पीली त्वचा और हल्के कांपते हाथों को देखा। वह कैसी है? उसने पूछा, उसकी आवाज नरम लेकिन गहरी थी। ग्रेस रुकी, दरवाजे के चौखट पर टिककर। वह अभी स्थिर है, उसने कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन अब कुछ और नहीं कर सकते। बस उन्हें आराम दे सकते हैं। शब्द कड़वे थे, जैसे उसने जो कुछ लड़ा, उसका विश्वासघात हो। राकेश ने धीरे से सिर हिलाया, उसका चेहरा हमदर्दी से भारी था। मुझे खेद है, उसने कहा, शब्द सादे लेकिन सच्चे थे। उनके बीच सन्नाटा फैल गया, अनकहा और गहरा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ त्यागा, ग्रेस ने फुसफुसाया, उसकी आवाज जैसे परछाइयों से बात कर रही हो। उन्होंने दो दो नौकरियां की, थककर घर आती थी, फिर भी रात को मुझे कहानियां पढ़ती थी। उनसे हमेशा लैवेंडर और साबुन की खुशबू आती थी। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखा। एक बार भी नहीं। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने आंसुओं को रोक लिया। राकेश के होठों पर एक छोटी, उदास मुस्कान आई। वह एक अद्भुत महिला लगती हैं। वह है, ग्रेस ने जोर देकर कहा, उसकी आवाज दृढ़ता से कांप रही थी। मैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। राकेश ने सांस छोड़ी, उसके कंधे हल्के से झुक गए। ग्रेस, मृत्यु सबके लिए आती है। कोई अमर नहीं है। न मैं, न तुम, न वह। ग्रेस की मुट्ठियां कस गईं, उसके नाखून हथेलियों में चुभ गए। इससे कुछ आसान नहीं होता, उसने कहा, उसकी आवाज दर्द से तेज थी। नहीं, उसने स्वीकार किया। नहीं होता। उसने ग्रेस के कंधे पर हाथ रखा, वह स्पर्श स्थिर और सहारा देने वाला था। तुम वह सब कर रही हो जो कर सकती हो। बस उसके साथ रहो। ये जितना तुम सोचती हो, उससे ज्यादा मायने रखता है। जब वह जाने के लिए मुड़ा, ग्रेस की आवाज ने उसे रोका। सर, क्या आपको संजीवनी के बारे में कुछ पता है? वह ठिठक गया, उसका हाथ चौखट पर रुक गए, फिर धीरे से उसकी ओर मुड़ा। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज धीमी थी, सतर्क, जैसे उसने कुछ पवित्र छू लिया हो। ग्रेस ने उसकी नजरों से नजर मिलाई, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी थी। संजीवनी? क्या आपने इसके बारे में सुना है? राकेश ने छोटी डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। बैठो, उसने कहा, उसका लहजा दृढ़ लेकिन नरम था। जब वे बैठ गए, वह आगे झुका, उसकी आंखें ग्रेस पर टिकी थीं, एक ऐसी तीव्रता के साथ जो उसकी सांस रोक दे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में, जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण मृत्यु के करीब थे,
तब भगवान हनुमान हिमालय गए और एक पवित्र फूल लाए, एक ऐसा फूल जो इतना शक्तिशाली था कि वह किसी भी घाव को ठीक कर सकता था, किसी भी बीमारी को दूर कर सकता था। उसे संजीवनी कहा जाता था। ग्रेस की आंखें चमक उठीं, उनमें एक बेताब उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। तो ये सचमुच है? उसने पूछा। उसकी आवाज उत्साह और अविश्वास के मिश्रण से कांप रही थी। राकेश ने धीरे से सांस छोड़ी, उसका चेहरा नरम था लेकिन उसमें उदासी थी। ग्रेस, ये एक पौराणिक कथा है, उसने नरमी से कहा। उसके शब्द उसकी नाजुक उम्मीद पर हल्के हथौड़े की तरह थे। प्राचीन ग्रंथों की एक कहानी, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें अस्पताल या लैब में मिले। ग्रेस का दिल बैठ गया। संभावना की छोटी सी चमक हवा में मोमबत्ती की तरह बुझ गई। उसने निराशा को एक सख्त सिर हिलाकर छिपाया, उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। डॉक्टर राकेश ने छोटी डाइनिंग टेबल के पार हाथ बढ़ाया और नरमी से उसका हाथ थामा। उसका स्पर्श गर्म और स्थिर था। ग्रेस, तुम्हारी माँ को प्राचीन कहानियों की जरूरत नहीं है, उसने दृढ़ लेकिन दयालु स्वर में कहा। उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी बेटी बनो। उसे अपना समय दो, अपना प्यार दो। यही सबसे अच्छी दवा है जो तुम उसे दे सकती हो। उसने उसके हाथ को आश्वस्त करने के लिए हल्के से दबाया। उसकी आंखें एक पल के लिए उसकी आंखों से मिली, जैसे वह उसे अपने शब्दों में ताकत ढूंढने के लिए कह रहा हो। फिर बिना एक और शब्द कहे वह कुर्सी से उठा। उसका साया अपार्टमेंट की मध्यम रोशनी में एक पल के लिए दिखा और फिर वह रात में निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। ग्रेस एक पल के लिए जमी रही। अपार्टमेंट का सन्नाटा उसे निगल रहा था। धीरे धीरे वह उठी और दरवाजे तक गई। उसे हल्की खटक के साथ बंद किया। उसने अपनी पीठ ठंडी लकड़ी से टिकाई। उसकी सांस हल्की थी। राकेश के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, तार्किक, व्यवहारिक, जमीन से जुड़े। उसकी बेटी बनो। उसे अपना समय दो, अपना प्यार दो। लेकिन उम्मीद की वह चिंगारी, संजीवनी फूल का वह जीवंत दृश्य बैंगनी और पीला सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ बुझने से इनकार कर रहा था। यह उसकी छाती में जल रहा था, एक जिद्दी अंगारा जो तर्क को चुनौती दे रहा था, ऐसी संभावनाओं की फुसफुसाहट जो विज्ञान समझा नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की। थकान और दुख का बोझ उस पर दब रहा था। अपार्टमेंट अब और ठंडा और खाली लग रहा था, लेकिन वह दृश्य, वह शब्द संजीवनी एक जीवन रेखा की तरह टिका रहा। वह अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। अभी नहीं। वर्तमान। अश्वत्थामा का अपार्टमेंट। दरवाजे पर फिर एक तेज और जरूरी खटखटाहट हुई। सभी का ध्यान उस ओर झटके से गया। खटखट खटखट। मार्कंडेय की आवाज तनावपूर्ण थी। अब कौन है? अश्वत्थामा ने हाथ उठाकर इशारा किया। रुको। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। यह मिस्टर जितेंद्र थे, वही बूढ़ा आदमी जो पहले आया था। अश्वत्थामा ने भौहें सिकोड़ लीं। मिस्टर जितेंद्र, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, उसकी आंखें खोखली और रहस्यमयी थीं। मैं बस यहाँ अचानक एक क्रूर हरकत में। जितेंद्र ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसे अश्वत्थामा की पसली में घोंप दिया। अश्वत्थामा की पसलियों में तेज, जलन भरा दर्द उभरा। वह हांफते हुए पीछे लड़खड़ा गया। जितेंद्र की आंखें अब पूरी तरह काली, दुष्टता से चमक रही थीं। उसके गले से एक गहरी, गठ हंसी गूंजी। मैं तुम्हें तब तक चाकू मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते, कुत्ते।